नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं चंद्र जोशी और हमारे खास कार्यक्रम का नाम है चलो किसी का कल बदले। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे बहुत ही खास शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जीवन की चुनौतियों को अवसरों में बदला है। पैर न होने के बावजूद भी शिक्षा और करियर में उल्लेखनीय सफलता पाई है। तो आइए तो स्वागत करते हैं दिलीप वासणी जी का। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका थैंक यू स्टूडियो में आने के लिए। आप इन परिस्थितियों में कितना संघर्ष करते हुए आप हमारे स्टूडियो तक पहुंचे? संघर्ष तो बहुत किया है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। आपका बचपन कैसा रहा? क्या आपने परिवार के साथ शुरुआती जीवन के बारे में आप हमें बताएं। बचपन मेरा गांव में बीता है और हल्द्वानी के बाद मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई है। कैसे स्टार्टिंग हुई? दिव्यांगता कैसे आई? मेरा जन्म 1992 का है। जब मैं 9 महीने का था तब मेरा जापानी बुखार आ गया था, जिसको उत्तराखंड में पोलियो कहा जाता है। इसमें आधा हिस्सा सही हो गया था और आधा हिस्सा खराब हो गया था। मतलब 50% खराब आदमी और 50% सही था। तो मेरा इलाज एमसी में भी हुआ है और अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भी हुआ है। अच्छा, तो बचपन में ही इलाज कर लिया था। तो उसके बाद फिर कहाँ दिखाया? जब मैं थोड़ा बहुत चलने में परेशानी होती थी तो नारायण सेवा संस्थान में 2006 में दिखाया था। राजस्थान में है नारायण सेवा उदयपुर में, जहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था, उसे थोड़ा सा। और फिर उसके बाद कैसे आगे? फिर सही हो गया पैर, कोई दिक्कत नहीं थी, पर थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, दर्द भी सहन करना पड़ता है। मेरी शिक्षा हल्द्वानी में आकर ही शुरू हुई है, जो है कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक तो लक्ष्मी शिशु मंदिर बरी रोड में। तो उसके बाद एचएन इंटर कॉलेज में हुई है जो रामपुर रोड में है। उसके बाद एमबीपीसी डिग्री कॉलेज में जो। और पढ़ाई के दौरान आपने क्या क्या काम किए? एचएन इंटर कॉलेज में आपने पढ़ाई करी, तो वहाँ पे आपके दोस्त रहे होंगे, शिक्षकों ने कैसे आपके साथ? मुझे कविता लिखने का और लेख लिखने का और सबसे तेज राइटिंग लिखने का भी पुरस्कार मुझे मिल चुका है। सबसे बड़ी बात है, लक्ष्मी शिशु मंदिर में मुझे एक भी छुट्टी नहीं लेने का भी प्रमाण पत्र मिल चुका है, जिसको दैनिक जागरण में और मतलब सभी न्यूज़पेपर में 3 दिसंबर को विशेष रूप से छपा भी है। बहुत अच्छा। तो ये दिव्यांगों के लिए और जो डेली स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए तो बहुत एक प्रेरणा का स्रोत ही है। आप किस उम्र में दिव्यांगता का सामना करना पड़ा और उस समय किन किन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया आपने? बचपन में दिव्यांगता का तो पता नहीं चल पाता था, क्योंकि उस समय बचपन ही ऐसे बीत गया। जब मैं यहाँ पर आया था तो लोग चिढ़ाते थे, उल्टा सीधा कहते थे, तो मैंने ज्यादा वो नहीं करा। तो फिर मैंने क्या कहते थे आप? लंगड़ा लंगड़ा या कुछ और लंगड़ा लूला, तो मैं मन में नहीं लेता था, क्योंकि एक कान से सुनते एक कान से निकाल देता था। जब बड़े लोग कहते थे तब मुझे गुस्सा आता था। हाँ, जो अपने से बड़े लोग कहते हैं जानकर भी हमें करा जाता है उस चीज से, तो हमें थोड़ा सा अंदर से टीस तो लगती है। तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर रिश्तेदार आते जाते रहते हैं, फिर मैंने एक बार समझाया था। मैंने कहा कि आप ऐसे नहीं बोला करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बवाला हो जाएगा। फिर ऐसी घटना हुई थी मेरे साथ 2017 के आसपास में। एक बाहर के आदमी ने मुझसे बोला कि आप लंगड़ा रहोगे, ये रहोगे। फिर मैंने जाके एक पुलिस केस कर दिया उसके ऊपर। हाँ, तो उसको 3 दिन बाद लेने के लिए पुलिस वाले आए। भाई आपने क्यों बोला, इससे क्या कारण है? वो मैं मजाक में कर रहा था, ये है वो है, मैं इसको ऐसे ही बोलता हूँ। तो उसको 2 दिन रहा जेल में, अगर ठिकाने आ गए उसको। तो ये सब चीजें ना बुला के हमको कमजोर करना होता है। तो ये कमजोरी हमें अपने आप में स्ट्रॉन्ग करनी होती है। आगे तो कानून बन गया है कि आप किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं, बोल ही नहीं सकते हो। आपने अगर लंगड़ा कह दिया ना तो आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। पुलिस वाले भी नहीं बोल सकते ऐसे। ये चीजें ना बहुत कुछ फेस करनी पड़ती हैं। ये उस चीज से जूझ कर नहीं जाते हैं आगे को। बोल सकता है, क्योंकि हमारी भावनाएं, हमारे जज्बात हाथ नहीं होनी चाहिए ना किसी की। तो शिक्षा के सफर में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा? शिक्षा के सफर में मुझे सबसे ज्यादा आने और जाने में परेशानी होती थी, लेकिन कुछ लोग मुझे लिफ्ट भी देते थे और कुछ लोग मुझे घर तक भी छोड़ देते थे। मेरा लक्ष्य शिशु मंदिर तक तो कोई दिक्कत नहीं, पर एचएन इंटर कॉलेज में मैं कभी कभी ही स्कूल जाता था। के बाद फिर मैं डिग्री कॉलेज में चले जाता था अपने यहाँ पे। हाँ, जब ऑटो की सुविधा है ना, तो क्या कभी ऐसा समय भी आया जब आपने हार मान ली थी कि मेरे को सब धुतकारते हैं, मेरे को गलत बोलते हैं, वो नहीं करना है, मेरे को नहीं निकलना है बाहर? ये चीजें भी आपने फेस करी होंगी। कब ऐसी स्थिति आई थी आपकी? एक बार की बात है, जब मेरी सरकारी नौकरी लग गई थी रेलवे विभाग में भाबू के पद पर। तो मैंने सोचा मैं अपना सपना कैसे पूरा करूंगा, मेरा नाम कैसे होगा, क्योंकि नौकरी रहते मुझे नाम नहीं होगा। केवल सरकारी काम करना पड़ेगा तो मुझे वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ पर कब क्या भेजते सरकार। तो मैं अपना सपना भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी आदमी कमाई लेता है। तो मैंने सरकारी नौकरी
अगले दिन ही सरकारी नौकरी करना ही मतलब त्याग दिया कि मैं नहीं करूंगा भैया। घर में खूब महाभारत हुई थी इस बात को लेके, अच्छा। शादी कैसे होगी, कैसे करोगे, पालन पोषण ये है वो। मैंने कहा बहुत तरीके हैं ऐसे जिनसे हम अपना पालन पोषण कर सकते हैं। तो आपने इसके बारे में अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा? फ्यूचर के बारे में अपना स्वरोजगार करते करते समाज सेवा भी हम कर सकते हैं, और अपने शहर में रहकर भी हम अपने लोगों से मिल भी सकते हैं और उनको सुख दुख भी दे सकते हैं, मतलब हिस्सा बन सकते हैं। आप खुद एक दिव्यांग होकर के दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं, ये ख्याल आपके मन में कब और कैसे क्यों आया? एक बार की घटना है, जब एक दिव्यांग मिला था मुझे 2014 के आसपास में। वो कह रहा था कि मेरी 15 बार इन्होंने चक्कर लगवा दिए समाज कल्याण विभाग में कि आपकी पेंशन नहीं लगेगी, वो भी एक साइन की वजह से। साइन यहाँ से कराओ वहां से कराओ। फिर मैंने ठाना चल मैं अभी मैं आपकी पेंशन लूँ, मुझे 2 दिन का टाइम दो। 2 दिन के अंदर अंदर मैंने उनकी पेंशन लगवाई। उन्होंने मुझे इतना नचा दिया कि फिर मैं उनके पास गया, समाज कल्याण अधिकारी के पास, जो मंत्री होते हैं उनके पास गया। तो मैडम के पास ही गया था मैं, इंदिरा देश के पास, जो कि आज नहीं है। मैंने कहा मैडम दिव्यांगों को परेशानी हो रही है तो इसका एक उपाय कीजिए ना कि एक ही छत के नीचे सब सुविधा मिल जाए ताकि कोई परेशानी ना हो। तो उन्होंने दिव्यांग के लिए बहुत सारे काम किए। तहसील में ही दिव्यांग पेंशन लगाने का काम दे दिया और उनके अंडर में पूरा कर दिया साइन, पूरा ए टू जेड। वहीं पर ही फॉर्म जमा हो जाते थे, वहीं पर ही लिखा पढ़ी हो जाती थी, वहीं पर ही एक ही छत के नीचे काम होता था, कहीं जाना नहीं पड़ता था। फिर एक छत के नीचे वहां जाओ जो होता था। क्या बात है, बहुत अच्छा। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है अभी तक मंगल ग्रह पर मेरा नाम गया हुआ है, क्या जो बात है, कि बहुत उत्तराखंड का नाम और पूरे संसार में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, और मेरा भी खुद का नाम रोशन हुआ है। तो श्रोताओ देखिए कितना अच्छा लगा इतना सब सुनकर कि इतने संघर्ष इतनी कठिनाइयों के बाद आपने मंगलयान पर ये उपलब्धि प्राप्त करी है। तो आप अपने वर्तमान पेशे और कार्य के बारे में हमें बताएंगे, जो आप अभी काम कर रहे हैं। वर्तमान में मैं स्वरोजगारी कर रहा हूँ, जिसको मसाले उद्योग लघु केंद्र के भी कह सकते हैं। सुबह चले जाता हूँ बेचने के लिए और शाम को आ जाता हूँ अपना काम करके, फिर समाज सेवा के लिए समय निकाल ही लेता हूँ। तो बाहर से सामान इकट्ठा करके हाँ, जो हाँ, मसाले का है, हाँ, हाँ, तो उसमें घर में आपके जो मम्मी और भाभी हैं वो तैयार करती है और आप उसको सेल करते हैं। हाँ। तो दिलीप जी आप एक अभिनेता भी रहे हैं, आप उसके बारे में आपकी वहां तक कैसे पहुंच हुई और आपने ये रोल करना स्टार्ट किया, वो कैसे आपने स्टार्ट किया? हर किसी का सपना होता है कि मैं भी टीवी पर आऊं। तो मेरी जानकारी में बहुत सारे लोग थे जो बम्बई में काम करते थे या फिल्म मतलब उसमें आते थे, टीवी में आते थे। तो मैंने उनसे संपर्क किया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने मुझे कोर्स भी करवाया, फ्री वाला जो भी होता है ऑडिशन वाला, जिसमें फिल्म से संबंधित जानकारी दी जाती थी। तो मैंने सहयोग करा और हल्द्वानी में आके मुझे एक ऑडिशन भी दिया था, जिसमें मेरा चयन भी हो गया था। 2-3 फिल्में भी की हैं, जिसमें सबसे बड़ी देयर टू लव है, जो प्रेम सिनेमा में भी लग चुकी है। क्या बात है। वो फिल्म बहुत अच्छी भी गई। तो वहां पे आपको परेशानी नहीं हुई कि आपको बहुत सपोर्ट मिला या फिर किसी ने आपको ऐसे ही करके कुछ? बम्बई में रहने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि बम्बई 24 घंटे खुले रहता था और वहां पे 24 घंटा ही अलग से वरीयता मिलती थी हाँ, आपको अलग कि से। दिव्यांग हैं कर? नहीं, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के लोग सबको सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सबको आगे ही रखते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। और आपके शौक क्या क्या हैं? मेरे शौक एक तो मैं कविता लिखने का और लेख लिखने का, नई नई, जैसे अभी वर्तमान में कविता है जो मैं अभी लिखी है मैंने हाल ही में। दिव्यांग हूँ मगर आदमी भी हूँ, हर काम करता हूँ, चल फिर लेता हूँ, पैर से कमजोर हूँ मगर दिमाग से नहीं हूँ, हार नहीं मानता हूँ पर जीत की लालसा रखता हूँ। बहुत अच्छा, क्या बात है। आप कविताएं भी कर लेते हैं। और क्या क्या शौक रखते हैं आपके, क्या क्या शौक हैं आप? एक तो मुझे घूमने का बड़ा शौक है। मैंने दिव्यांग कार्ड से पूरा हिंदुस्तान घूम रखा है। पूरा हिंदुस्तान मतलब सभी, जो कन्याकुमारी से लेकर काठगोदाम तक, और मतलब पूरा ए टू जेड घूम रखा है पूरा। तो आपने दिव्यांग कार्ड का भी लाभ लिया है यहाँ पर। यस। और गाना भी गाते हैं आप? हाँ, गाना भी गाते हैं। कुछ सुनाएंगे श्रोताओं को? हाँ, सुनाइए। एक फौजी गाना है जिसको मैं अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ। संदेश आते हैं, संदेश जाते हैं, कि कब घर आओगे, कि घर कब आओगे।
बहुत अच्छा। तो आप ना अच्छे से उनको सुनिए, तो आप थोड़ा गुनगुनाएंगे, अच्छा लगेगा, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। और क्या संदेश देना चाहेंगे सारे सुनने वाले श्रोताओं के लिए? आपने किन परियोजनाएं या सामाजिक कार्यों से लाभ प्राप्त किया कभी? मतलब समाज से आपको सेवा के तौर पे, या फिर किसी ने हेल्प, मतलब कैसे कभी कुछ योजनाओं से लाभ मिला आपको? सबसे पहले योजना का लाभ उठाया था 18 साल की उम्र में, दिव्यांग पेंशन का, जिनको सभी दिव्यांग भाई बहन ले सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार भी है। और दूसरा, अगर कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती है या अपना रोजगार भी करना चाहता है, तो उसको सरकार बैंक के द्वारा भी देता है लोन, और समाज कल्याण भी 1 लाख रुपए तक की सहायता करता है। घर बैठे बैठे दिव्यांगों के लिए 4-5 काम है जो बैठे बैठे कर सकते हैं। एक तो फूल बनाना, प्लास्टिक वाले, या और पैकिंग करना, और मसाले बनाना, गृह उद्योग वाले, ये भी बहुत सही है। कैंडल बनाना, कैंडल बनाना, मोमबत्ती बनाना, दिए बनाना, मतलब ये सब आदमी के लिए, मतलब जनरल इंसान कोई भी कर सकता कर है। सकता है कोई भी घर बैठे बैठे काम। तो उसके लिए लोन लेकर सब्सिडी कितनी मिल जाती है? सब्सिडी इसमें 30% मिल जाती है आराम से, सामान्य रूप से बैंक के द्वारा और सरकार के सहयोग से। अपने संदेश के द्वारा दिव्यांग श्रोता हैं, प्रेरणा के लिए एक संदेश उनको दीजिए। कुछ भी आपने, जो आपका अनुभव रहा है या जो आपने परेशानी झेल के आपने उसको पार किया है, उसके बारे में आप बताएं थोड़ा सा। सहयोग के लिए, हाँ, जो एक प्रेरणा मिले, ऐसा संदेश हमारे श्रोताओं को दीजिए। सभी सामान्य लोगों से मेरी विनती है कि जहाँ भी दिव्यांग लोग दिखें, वहाँ पे उनका सहयोग करते रहिए, और जहाँ पे उनको सहयोग की आवश्यकता है, वहाँ पर उनकी सहायता भी करने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, धन्यवाद।